हमारे साथ एक्सपर्ट्स बहुत सारे बैठे हैं, इसलिए वो आपको बेहतर बताएंगे। आप कॉमन नॉलेज के तौर पर एक बताते हैं लोग कि भाई जो देश पहले विकसित है उसके बाद ग्रोथ की गुंजाइश कम होती है। विकासशील देशों के पास जैसे हम हैं, हमें ग्रो करने की, बढ़ने की ज़रूरत भी है और हमारे पास उसकी गुंजाइश भी है। ये बात देखने की है कि जो दो बड़े झटके पूरी दुनिया को लगे, जिससे भारत बिल्कुल अछूता नहीं है। पहले 2 साल कोरोना किया और उसके बाद कोरोना से जब दुनिया बाहर निकल रही थी, उसी वक्त ये रूस यूक्रेन की युद्ध ने जो अवरोध डाला है बीच में हर देश की ग्रोथ की स्टोरी में, उसमें भारत अपने आप को कितना बचा पाया है और यहाँ से आगे क्या ट्रैजेक्टरी भारत लेकर के जाता है। वित्त मंत्री की गाड़ी जो है वो पहुँच चुकी है संसद भवन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले जो है एक बजट के बारे में अवगत कराया जाता है, उनको एक प्रति भेंट की जाती है। वो तस्वीर आएगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद फिर कैबिनेट की मुहर लगती है बजट के ऊपर और संसद भवन में जो शायद वो काम हो चुका हो। उसके बाद फिर आप देखेंगे सब नेताओं का आना शुरू होगा पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और फिर 11 बजे ठीक वित्त मंत्री जो हैं वो अपना भाषण शुरू कर देंगे। अब इस बजट से सरल भाषा में आपको समझाने के लिए आप क्या उम्मीद करें, क्या उम्मीद ना करें, किस वर्ग के लोगों के लिए क्या हो सकती हैं सरकार की कोशिशें, फोकस ध्यान किस ओर ज्यादा रहने की उम्मीद है, सारी बातें समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल मेहमान इस वक्त आए हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुज भार्गव साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर वर्ल्ड बैंकर हैं। भार्गव साहब, स्वागत इंडिया टीवी पर आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर सिमरत कौर जी हैं, प्रिंसिपल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की। प्रोफेसर, स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जगदीश शेट्टीगर साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और वित्त मंत्री के भाषण के बाद इस बजट का विश्लेषण शुरू होगा। हर कोई जानना चाहता है बजट में क्या खास है। आम बजट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ ने थोड़ी देर पहले कुछ बताया भी है कि इस बजट से क्या उम्मीदें जो है वो देश कर सकता है। आपको सुना देते हैं। मोदी सरकार जब से बनी है और समाज के सभी तबकों का ध्यान रख करके बजट लाती है और निश्चित तौर से भी कुछ घंटे बाकी हैं, आप देखेंगे कि समाज के सभी वर्गों का उम्मीदों वाला बजट है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे वित्त मंत्री जी के देख रेख में जो हम लोगों ने देश के साथ काम किया है उसका परिणाम है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने पटरी पे है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो कुछ अर्थ संकल्प है अभी 11 बजे आपको पता चलेगा। अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी कोविड से हमारी देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है। कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है। एज अदर देश जो है, अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तब भारत देश 10वें नंबर में था, लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है। ये 8 साल में, 8 साढ़े 8 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है। ये सरकार के दावे आप सुन रहे थे और अब बजट में क्या आता है ये तो खैर 11 बजे के बाद हमें पता चलेगा। अनुराग भदौरिया साहब से आज के दिन की चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, वो लगातार हमारा विपक्ष काम बखूबी करता भी रहता है। अब अनुराग साहब देखिए, सरकार का दावा ये है, इकोनॉमिक सर्वे में जो तस्वीर बताई गई कि देश एक बड़ी सुदृढ़ परिस्थिति में इस वक्त है और देशों के मुकाबले हम बड़ी बेहतर परिस्थिति के अंदर हैं, ऐसा बताया गया है। बेरोजगारी की दर कम हो गई है, महंगाई काबू में आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और सरकार अपनी ओर से निवेश और बढ़ा सकती है। विपक्ष कैसे देखता है इसको और आप उम्मीद क्या करते हैं आज? देखिए, सवाल ये है कि कुछ भी सरकार सर्वे दे दे, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि बेरोजगारी दर आज भी 8% के ऊपर है। आज भी आप देखिए कि महंगाई 7% के करीब पहुंच चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, किसानों की इनकम तो दोगुनी करने वाले थे, कब की बात हुई थी? ये 2014 की बात है। आज हम उनका लागत का मूल्य उनको मिल जाए, वही बड़ी बात है किसानों का। किसानों के बारे में आपने सोचा कि किसान, मैं तो आशा करता हूं कि अभी जब बजट पेश होगा तो किसानों के लिए कम से कम डीजल सस्ता कर दीजिए, उनकी लागत कम हो जाएगी सिंचाई की, उनकी जो मशीनें हैं उनके जीएसटी कम कर दीजिए। कम से कम किसानों के बारे में तो सोचिए। आप और जनता के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, किसानों की तो कम से कम उनकी मदद कीजिए। दूसरी बात,
आपने रोज़गार देने के लिए क्या है? भाई कितना रोज़गार आपने दे दिया? अगर इतना रोज़गार दे दिया होता तो आज देश की बेरोज़गारी दर तो इतनी नहीं हुई होती। दूसरी बात मैं सरकार से पूछता हूँ कि सरकार ये भी बताए कि आपने हमेशा कहा है कि हम जब देश की सरकार चला रहे हैं तो हम देश को अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कितनी अर्थव्यवस्था देश की मजबूत हुई है? क्या हालत है आम जनता की? आम जनता आज भी, अगर आप शहरों की बेरोज़गारी दर देख लीजिए, गांव की बेरोज़गारी दर देख लीजिए, माने हालत ये है कि शहर में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी 10% की बेरोज़गारी दर को टच कर गए, सोचिए आप। और अगर आप गांव में चले जाइए तो वहाँ भी करीब करीब हालत ऐसी आपको देखने को मिलेगी। तो आपने रोज़गार दिया कहाँ पे है? और मिडिल क्लास को तो बेचारा रोज़गार की चिंता करता है, उसकी रोज़गार कैसे होगा? फिर दूसरी बात, जो महंगाई आपने की है, महंगाई से आपने रोज़गार तो नहीं दिया लेकिन महंगाई बढ़ गई। अब बताइए, उसके जेब में पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से अपनी रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदेगा? तीसरी बात, आपने क्या ऐसा काम किया जिससे गांव में जो किसान अपनी पैदावार करता है, जो अपनी अनाज पैदा करता है, उसकी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट अगर आपने गांव इलाकों में उनको लगा दी होती और उनको उसमें थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि वो भागीदार उसमें होते तो शायद उनकी स्थिति एक एक करके चलते हैं भदौरिया साहब। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका जी। चर्चा की शुरुआत भदौरिया जी ने कर दी है इल्जामों के साथ और आपके दावों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके। इकोनॉमिक सर्वे में जितनी बातें आपने कही थी प्लस में, सबको माइनस में बता दिया इन्होंने। देखिए, विपक्ष का काम है कि जो सत्ताधारी दल चाहे जितना भी बेहतर काम करे उस पर छिद्रान्वेषण करना, ये विपक्ष का दायित्व है और उसका उन्होंने जो है भरपूर निर्वाह किया है। सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष के मूल्यांकन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय एजेंसियाँ, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि इस पैंडेमिक के बाद जो पूरी दुनिया जो है भयंकर मंदी की शिकार होने के दौर से गुजर रही है, उस समय पूरी दुनिया में भारत ही जो है ग्रोथ इंजन है। भारत जो है वो सबसे ब्राइट स्पॉट है। और वर्ल्ड बैंक ने कल भी जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि भारत की जो आने वाले वित्त वर्ष में जो ग्रोथ रेट है वो 6.8% होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं यूरोप है, अमेरिका है, इन देशों की जो दशा है वो 1 से लेकर 3% के बीच ही ग्रोथ रेट सबकी। और वहाँ की दशा ये है कि महंगाई पिछले 1 वर्ष में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, इन देशों में कहीं कहीं पर तो महंगाई दोगुनी हो गई है। ऐसे में जब हम पैंडेमिक के दौर में जाने के बावजूद, जब 2004 से 2014 के बीच में वैश्विक परिस्थितियाँ बहुत बेहतरीन थी, तब भी भारत में महंगाई दर डबल डिजिट में हुआ करती थी। आज अगर वो 6% पर कंटेन करने में हम सफल हुए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जैसे रोजगार सृजन की बात अनुराग भदौरिया जी ने की, आज इकोनॉमिक सर्वे ही कल बता रहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल पर जो है वो रोजगार की स्थिति आ गई है। और EPFO जो सबसे अधिक प्रामाणिक आंकड़ा होगा कि किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर EPFO में कंट्रीब्यूशन पिछले 2021 की तुलना में 2022 में ग्रोथ होता है तो ये इस बात का स्पष्ट जो है प्रमाण है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। शुक्ला जी, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम, और आप बहुत सारे दावे गिनाएंगे भी, लेकिन अभी एक ग्राफिक्स हम जरा इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे थे कि टैक्स कलेक्शन सरकार का बहुत अच्छा हुआ है, बचत सरकार की बहुत अच्छी हुई है। अब मिडिल क्लास तो आपसे उम्मीद करेगा ना कि कुछ रियायत दे, राष्ट्र के निर्माण में मिडिल क्लास अपनी पूरी सहभागिता निभा रहा है, लेकिन उससे हमेशा ये कहा जाता है कि मिलने के नाम पर ठन ठन गोपाल। नहीं, निश्चित तौर पर। और मध्यम वर्ग जो है हमारी अर्थव्यवस्था का जो है वो मेरुदंड है, और मेरुदंड आपका अगर स्वस्थ रहेगा तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग को सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही है, लेकिन उसके साथ ही जब देश का ग्रोथ होता है, जब कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसका लाभ भी मिडिल क्लास को निश्चित तौर पर होता है। तो मिडिल क्लास को एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था का लाभार्थी वो मिडिल क्लास है। हाँ, टैक्स में भी उसको निश्चित तौर पर छूट दी जानी चाहिए, ये अपेक्षा एक नागरिक के नाते मेरी भी है। प्रोफेसर सिमरत, जो बात अनुराग जी ने कही विपक्ष के तौर पर और जो बात सरकार अपनी गिना रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या वाकई में उतना मीठा है जितना प्रेम शुक्ला जी गिना रहे हैं, या उतना कड़वा है जैसे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? अगर आप इसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह पे जो बात रख रहे हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करती हूँ। हमारे को समाजवादी पार्टी के सर ने बताया कि लेवल्स पे बात कर रहे थे वो,
जी। और जो बीजेपी के उन्होंने कहा, वो उन्होंने हमारे को उसमें वृद्धि या घटाव ग्रोथ रेट के ऊपर कहा। सो अगर आप ग्रोथ रेट के ऊपर पे जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रिमार्केबल डिक्लाइन इन मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स विच वर रिक्वायर्ड। इन्फ्लेशन का स्तर बहुत नीचे गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बहुत कम हुई। सो दीज आर पॉजिटिव्स। साथ में जहाँ पर वृद्धि भी हुई वो भी बहुत हाई लेवल थी। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा जीडीपी ग्रोथ ग्लोबली कम हुई है। उसके टाइम पर भी अगर इंडिया ने अपने आप को मेंटेन रखा है 6 to 7%, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप ट्रेंड से बात करेंगे तो पिछले साल 8.7% थी। तो आप किसी भी चीज़ को जब किसी भी दायरे में रख कर के एनालिसिस करते हैं तो आपको लेवल्स को भी देखना है, ट्रेंड्स को भी देखना है, इंटरनल मार्केट्स को भी देखना है और बाहर की पॉलिटिकल तो आप इंस्टेबिलिटी आम के साथ। भाषा में ये बताएं कि स्थितियां सुधार की तरफ हैं या चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और सरकार कॉम्पिटिटिव है? वेरी कॉम्पिटिटिव इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। वी आर डूइंग एक्सपोर्ट्स में भी हम लोगों ने वृद्धि करी है। इकोनॉमिक सर्वे क्लियर इंडिकेशन बता रहे हैं कि जो सुधार हुआ है प्री पैंडेमिक के टाइम से हम लोग वापस आ चुके हैं और उसके भी आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर इसका नटशेल में करना है, इट इज़ अ नेट पॉजिटिव इकोनॉमी एंड सब्सटैंशियली पॉजिटिव। ये भी नहीं कि बहुत छोटा हमने करा है। आप कोई भी पैरामीटर मैक्रो इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, फ्रॉम द जीडीपी टू इन्फ्लेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट टू करंट अकाउंट डेफिसिट जो थोड़ा सा इतना नहीं संभला अभी, फिस्कल डेफिसिट्स को भी हमने कंटेन करा है। वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद आपने फाइनेंशियलाइजेशन के अंदर बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक सुधर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हर जगह से बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ये सब कोविड और रूस यूक्रेन वॉर के बाद। बिल्कुल सर, कोविड के होते होते अभी हम संभल ही रहे थे कि रशिया यूक्रेन की वॉर आ गई, जिसने सबसे ज़्यादा किया, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, हमारा फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए एंड वी आर अ नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल एंड फ्यूल। जैसे ही आप इसको देखते हो, हमारा कहाँ से, वेयर आर वी गोइंग टू इम्पोर्ट, वी आर, इट्स इनइलास्टिक डिमांड। मैम एक बड़ी खबर बता दूं, सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया है। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है और इसे तो हमें एक अच्छे संकेत के तौर पर ही देखेंगे क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें शेयर मार्केट व्यापारी वर्ग जो है वो उम्मीदें जो सरकार से रखता है। तो सेंसेक्स की रिपोर्ट ये कहती है कि बड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, 60,000 के पार है। क्या और ये तीन चार ट्रेडिंग सेशंस के बहुत बड़े झटकों के बाद थोड़ा सा आज उठा है सेंसेक्स। देखना है दिन भर इसका क्या ट्रेंड रहता है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। अजय, स्वागत है आपका भी। अभी प्रोफेसर साहब बता रही थी देश की इकोनॉमी का हाल, बीजेपी के साथी यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर है। देखें, बात केवल इतनी है कि सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो सही दिशा में है या नहीं है, और क्या उतनी तेजी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म किया है लगातार, लेकिन अभी जैसा बता रही थी मैम कि कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध हो, चुनौतियां पूरी दुनिया के लिए थी। हमने उन चुनौतियों में बेहतर स्थिति से निपटने की अपनी क्षमता दिखाई है। आप सहमत हैं इससे? देखिए, भारत सरकार की जो नीयत और नियति पर प्रश्न है और जिस तरह से सरकार ने लगातार आर्थिक मोर्चे पर कुप्रबंधन का अपना एक तरह से मायाजाल फैलाया है, लोगों को सिर्फ भ्रम में रह करके और वह सच्चाई को कहीं ना कहीं जीना जो चाहिए था वो नहीं जिया है, जिसका नतीजा है आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। आंकड़ों का खेल जितना आप कर ले, उस मक्कर जाल में जितना फंसा ले, सच्चाई तो सबको पता है। क्या पेट्रोल डीजल का दाम क्या मिल रहा है, लोगों को कितनी रोजगार उपलब्ध हो पाई है, क्या हाल है शिक्षा स्वास्थ्य का, और किस तरह लोगों की नौकरी जाती रही है लगातार। वर्ल्ड बैंक और IMF की बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के कर रहे थे, प्रेम शुक्ला जी विद्वान प्रवक्ता हैं। वही वर्ल्ड बैंक ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों का लगातार रिपोर्ट आता है कि किस तरह भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोजी रोजगार चली गई है। लोग रोजगार ढूंढना भी अब छोड़ दिया है, निराशा में है। जिस तरह से लगातार बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है। ठीक है कि RBI ने बहुत प्रयास किए, बहुत यत्न किए, और यत्न ऐसा किया कि हम सबका EMI बढ़ गया, चाहे घर का EMI हो या गाड़ी का EMI हो, महंगाई अभी जहाँ थी वहीं है। जिस तरह की परिस्थिति है उसमें सरकार को, मुझे लगता है आज जो आप डिस्कशन कर रहे हैं इसका लाभ कहीं ना कहीं आम जनमानस को हो, और जो आज प्याज नहीं खाने वाली जो वित्त मंत्री महोदया हैं वो ज़रूर प्रयास करें कि आम जनता के थाली से प्याज न जाए, और उसके लिए उनका ईमानदार प्रयास होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के
42,000 लोग आत्महत्याएं पिछले साल की डाटा है, सरकार का डाटा है, वो लोग कर रहे हैं। क्यों असंगठित क्षेत्र में इतनी तबाही मची हुई है? क्यों किसानों का हालत प्रति दोगुनी करने की बात थी ना है 2022 में, मैंने नहीं कहा था, सरकार ने कहा था। क्या हुआ? 27 रुपये आमदनी रह गई है प्रतिरोज। किसानों पर जो भरोसा किसानों ने जो देश दिया है और जिस तरह से पूरे ये अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं आज भी रीढ़ की हड्डी है, ये जीडीपी ग्रोथ जो दिखाया जा रहा है उसमें किसानों का बड़ा रोल है। उनको कैसे उनका इनपुट कॉस्ट कम हो, कैसे उनको लाभ मिले, बिजली और बाकी जो राहत है वो मिले, सब्सिडी मिले, जैसे डीएपी का दाम जो है इतना बढ़ा दिया है सरकार ने, उसको कम करे, ये सारे मुद्दे हैं। बीजेपी कहती है कि किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं और इस निधि को तो ये कहा जा रहा है कि इस बजट में और बढ़ाया भी जा सकता है। आपको लगता है ये काफी नहीं है? मुझे लगता है किसान निधि के नाम पर बहुत हद तक छलावा करने का सरकार प्रयास कर रही है। एक तरफ तो इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपये पर एकड़ बढ़ा दिया है, 6,000 रुपये जरूर सरकार दे रही है, उसमें भी कटौती 2.5 करोड़ लोगों का हो गया है, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अंतिम बात एक और, मनरेगा को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है देश में। यदि कोविड के टाइम में कोई सबसे ज़्यादा संभाला हमें तो मनरेगा का मामला था। यदि मनरेगा नहीं होता तो कोविड में हमारे गरीब लोग, सामान्य लोग नहीं जी पाते। आज मनरेगा का बजट कम से कम 180 लाख करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए था। बजट का जो आलम है वो है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम है और लगातार उसको घटाई जा रही है। सरकार ने तो 89 लाख करोड़ रुपए कर दिया पिछली बार। उसके बजट को बढ़ाना चाहिए जिससे गरीब लोगों को लगभग 5 लाख परिवार जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा यदि बजट कम होगा तो। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा है, मनरेगा का इफेक्ट उन्होंने बताया है, गरीब कल्याण योजना का और किसान सम्मान निधि का, इन तीनों का मिला जुला कर जो इफेक्ट है ग्रामीण अंचल में, उससे बताया गया है कि स्थिति बेहतर है। अब मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, अभी आपने खुद ही कहा हम कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ा योगदान कृषि सेक्टर का होता है। 7% की ग्रोथ अगर सरकार कह रही है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत कर रहा है, तो क्या ये अपने आप में संकेत नहीं है कि हर सेक्टर हमारा कुछ बेहतर कर रहा है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रिडिक्शन था 2023 के लिए 22 में, वो लगभग 7-7.5% का था। आया कितना है? अभी जो सर्वे आई है इकोनॉमिक सर्वे, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि लगभग 6.5 के आसपास हम आएंगे। 7%? हाँ, मान लीजिए, हाँ 7%, 8.5% का जो प्रिडिक्शन था वो 7 पर आया है, लगभग 15% रिड्यूस कर गया है यदि टोटल एवरेज देखेंगे। उसी तरह अगले बार के लिए जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से यदि सही से आकलन करें, वर्ल्ड बैंक ने भी कर दिया 6.1%, तो लगभग 6% का हमारा आंकड़ा है। ये और बढ़ना चाहिए। यदि ये गति रहेगी तो प्री पेंडेमिक आने के लिए जो उस स्टेटस में हम आएंगे, 7.5% का यदि डाटा लगातार रहता है तो 1935 में जाकर हम उस स्टेज में आएंगे। पिछली डाटा को हम छोड़ भी दें, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नए जो सरकार के जो आंकड़े हैं और वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है। अभी हमारे साथी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे लगातार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने हमें एक अप्रिसिएशन दिया है, लेकिन आप जानते हैं नाइजीरिया को भी 3% का ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है। क्या अमेरिका 1.7% ग्रोथ करेगा अगले साल, नाइजीरिया 3% करेगा, तो नाइजीरिया का वॉल्यूम और अमेरिका का वॉल्यूम सेम नहीं हो जाता है। ये डाटा का अलग अलग मायने अलग अलग देश के लिए, हमारे लिए इसलिए है कि हम ऑलरेडी बहुत डाउन जानकार हैं, बाकी एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं। मैं तो कोई अपने आप को दावा नहीं करता कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतनी बात जो लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है, नाइजीरिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, आप डेवलपिंग इकोनॉमी है और मेजर इकोनॉमी है, इसलिए हमारी तुलना शायद उन दोनों मुल्कों से नहीं हो सकती जिनसे आप कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।